एपिसोड के शुरू में हमें फैंग का बचपन दिखाया जाता है। उसका भैया उसका बहुत केयर करता था। उन्हीं के रूम में एक और बच्चा रहता था, पर उसकी बातें एकदम बड़ों जैसी थी, कुछ हद तक गुंडे टाइप का। फैंग को बहुत भूख लगी थी, पर उसका भैया लाचार था। उसके लिए खाना ले आना उसके बस की नहीं थी। तब ये गुंडा टाइप का बच्चा अपने लॉकर में से खाना निकाल के उन्हें दिखा दिखा के खाने लगता है, पर फैंग को भी एक देता है। फैंग अपने भैया से वो शेयर करता है। बड़ा होके वो बच्चा ये बना था। मैंने शुरू में कहा था फैंग के दो भाई थे, पर यहाँ पे पता चलता है ये वाला उनका भाई नहीं था, पर भाई जैसा ही था, क्योंकि बचपन से वो इनका बहुत साथ देता आया है। आज भी वो फैंग के साथ मिलके बड़ा कुछ करने जा रहा था। ऑब्वियसली वो काम अच्छा नहीं था, उनका इरादा सही नहीं थी। लिन शेन को इसी ने मारने की कोशिश की थी। वहाँ सब अपने अपने घर चले आए थे। यान चुपके से इनके आने का इंतजार कर रही थी। पहले तो वो दोनों को सॉरी कहती है उन्हें गलत समझने के लिए, फिर थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। यान को कुछ वक्त के लिए शाओ बे के साथ रहना था। शाओ बे भी खुशी खुशी राजी हो जाती है। बाद में यान अपने घर ना जाके यहाँ आने का असली रीज़न बताती है। दरअसल उसने अपने मॉम से झगड़ा किया था। बहुत साल बाद वो अपनी दिल की बात अपने मॉम के सामने रखी थी, उनका प्रोटेस्ट किया था और फिर जानबूझ के घर छोड़ के चली आई थी ताकि वो उन्हें ढूंढते हुए लिन शेन के पास जाए और लिन शेन उसके मॉम को समझाए। यान अपनी मॉम से छुपा के जो डायरी लिखती थी वो डायरी शाओ बेई को देती है उसके मॉम को देने के लिए। अगले दिन सच में उसकी मॉम लिन शेन से मिलने आती है। वो कहती है उनकी बेटी कभी उनके साथ मुंह उठा के बात नहीं करती थी, पर जब से वो होटल से लौटी थी उसने उनके साथ झगड़ा किया। आखिर उन लोगों ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई। लिन शेन थोड़ा मुस्कुरा के उन्हें यान की डायरी देता है। वो जानती थी उनकी बेटी जो डायरी लिखती थी उसकी चाबी तो उनके पास थी, पर लिन शेन बताता है वो उनसे छुपा के एक और डायरी लिखती थी। उस डायरी की एक पेज पढ़ते ही उनके दिल को झटका लगता है। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था यान इतने दिनों से ऐसा सोचती थी। उन्हें अपनी गलती मानने में तकलीफ हो रही थी। मतलब वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिसको प्यार से वो प्रोटेक्ट करना समझती थी वो उनके बेटी के लिए पैरों की बेड़ियाँ थी। उनका केयरनेस उसके लिए घुटन थी। लिन शेन डायरी वापस लेना चाहता है, पर यान की मॉम हिम्मत करके पूरी डायरी पढ़ती है और फिर बहुत रोने लगती है। फिर लिन शेन उनको समझाता है। वहाँ शाओ बे फिर से यान की स्टोरी को लेके आर्टिकल लिखने बैठती है। बाद में यान की मॉम उसे घर वापस ले जाने आती है। घर आके उसकी मॉम सब कुछ चेंज कर देती है, घर को एकदम नए से सजाती है। यान जैसा पसंद करती थी एकदम वैसा। अगले दिन शाओ बेई ऑफिस आती है तो यान उसे एक फाइल देती है। दरअसल शाओ बेई को यूनिवर्सिटी में चांस मिल गया था। अब वो दूसरे स्टूडेंट की तरह ही ऑफिशियली लिन शेन का क्लास अटेंड कर सकती थी। उसी खुशी में वो सबको ट्रीट देती है। लिन शेन दूर से खुशखबरी सुन के चला जाता है और शाओ बेई बेचारी उसी का इंतज़ार कर रही थी। सब बाहर जाके खाने का प्लान बना रहे थे, तभी शाओ बेई के पास लिन शेन का मैसेज आता है अलग से उसकी खुशी सेलिब्रेट करने के बारे में। शाओ बे एक्साइटेड होके जल्दी से वहाँ से चली जाती है। आज तो शाओ बे बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लिन शेन उसको बहुत स्पेशल मानता है, पर थोड़ी देर बाद ही उसकी सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है। लिन शेन भी कम नहीं था। शाओ बेई को एक्साइटेड करके उसकी सारी एक्साइटमेंट चुटकी में मिला देता है। उसने बाकियों को भी डिनर पे बुलाया था। शाओ बेई को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अंदर से फट रही थी, पर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लिन शेन को बहुत मज़ा आ रहा था शाओ बेई को ऐसे देखने में। घर जाते वक्त केले शाओ बेई के आने का इंतज़ार कर रहा था उसे घर छोड़ देने के लिए, पर लिन शेन उसे यान के साथ जाने का लालच दिखा के वहाँ से हटा देता है। पर जब शाओ बेई आती है तब उससे एक बार भी घर छोड़ देने की बात नहीं करता। ऐसे बिहेव करता है मानो जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। बाद में अचानक से लिन शेन उसका हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी यहाँ आके छुप जाता है, क्योंकि उसने इस बंदे को उन्हें फॉलो करते हुए देख लिया था। पर ये तो उसकी स्टूडेंट थी। वो कहती है वो तो बस कंफर्म होना चाहती थी कि उसने उसे ही देखा था या किसी और को। लिन शेन को उस दिन के बाद से शाओ बेई के लिए डर लगा रहता था।
इतनी केयर करता था उसकी, पर मुंह से एडमिट नहीं करना चाहता था। फिर भी शाओ बेई उसको चिढ़ाने लगती है। अगले दिन शाओ बेई ऐसी हेयर स्टाइल करके आती है। बाकी स्टूडेंट भी लिन शेन पे मरती थी जान के शाओ बेई को अच्छा लगता है। बाद में लिन शेन क्लास में आता है तो शाओ बेई अपने आप को नोटिस करवाने की कोशिश करती है, पर लिन शेन का अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। वो आराम से पढ़ाना स्टार्ट करता है। तब मजबूरन शाओ बेई को उसे मैसेज करना पड़ता है। लिन शेन कहता है ऐसी बच्चों जैसी हेयर स्टाइल करके आई थी तो वो भला उसे कैसे पहचानता, उस पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। फिर क्लास के बीच ही वो अपना बाल ठीक करने लगती है। क्लास के बाद दोनों बात करते हुए आ रहे थे। ऐसे में बाहर बहुत शोर होने लगती है। लिन शेन आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो लड़की उस दिन मॉल में जो लड़की लिन शेन को फॉलो कर रही थी उसे मारने जाती है, पर शाओ बेई को चोट लग जाती है। ये लड़की कहती है उस लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड को चेस करने की कोशिश की। अगर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मैसेज भेजा भी होगा तो उसने ब्लॉक क्यों नहीं किया। तब वो लड़की लिन शेन और शाओ बेई को अपना फ़ोन दिखाती है, ये प्रूफ करने के लिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसी के बॉयफ्रेंड ने ये सब किया, वही उससे बात करना चाहता था। तब शाओ बेई उसकी तरफ से झगड़ा करने लगती है। फिर वो लड़की चली जाती है। सबके जाने के बाद ये शाओ बेई से माफ़ी मांगती है उसकी वजह से उसे चोट लग जाने से। फिर वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। वो शाओ बेई से वीचैट नंबर शेयर करना चाहती है। वो भी खुशी खुशी अपना नंबर दे देती है। फिर लिन शेन आता है। वो उसके लिए बैंडेड लाने गया था, फिर उसे लगा भी देता है। शाओ बेई बहुत खुश होने लगती है। अब खुद से तो उसे समझ में नहीं आ रहा था लिन शेन उससे प्यार करता है या नहीं, तो वो इंटरनेट का हेल्प लेती है। प्यार चेक करने वाला गेम खेलने बैठती है वो, पर वहाँ पे जो सिम्टम बताई जा रही थी उसके साथ लिन शेन की हरकत की कोई सिमिलरिटी नहीं थी। अगले दिन शाओ बेई को छुट्टी मिली थी तो उसे फैंग से मिलने आने का मौका मिल गया था, पर ये सुन के फैंग को उतनी खुशी नहीं मिलती। मतलब अगर छुट्टी ना मिलती तो वो नहीं आती। बातों ही बातों में शाओ बेई एक फ्रेंड का नाम लेके उसके क्रश के सोच के बारे में जानना चाहती है। शाओ बेई को लगा था फैंग एक लड़का था तो वो दूसरे लड़के की पर्सपेक्टिव के बारे में ज़रूर जानता होगा। वो उसे इनडायरेक्टली लिन शेन की उसकी तरफ जो बिहेवियर थी उसके बारे में बताती है। अब फैंग को तो समझ में आ गया था कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, इसीलिए अगर वो जानता भी तो भी उसे नहीं बताता। वो बस अपनी दिल की बात करता है कि वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद उसे क्या करना चाहिए। शाओ बेई भी उसे अपनी तरफ से सजेशन देती है। बाद में शाओ बेई को घर छोड़ते वक्त वो उसके कान से चुपके से उसका ईयरिंग खोल लेता है। पता नहीं इससे वो क्या करने वाला था। शाओ बेई को नए कपड़े चाहिए थे क्योंकि लिन शेन से उसे अटेंशन पानी थी, खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहती थी वो। वहीं पे उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाती है और वो भी शॉपिंग करने आई थी। शाओ बेई के जाते ही वो फिर से उस डिपार्टमेंट में जाती है। अगले दिन क्लास में फिर से शाओ बेई का लिन शेन से शरारत चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की एकदम शाओ बेई के जैसे बन के आती है, मतलब सेम ड्रेस सेम हेयर स्टाइल। शाओ बेई के साथ साथ सभी हैरान होने लगते हैं। क्लास के बाद वो लड़की शाओ बेई से कहने आती है कल उसने जब उसे इस ड्रेस को लेते हुए देखा था उसे भी बहुत पसंद आ गया था तो उसने भी ले ली। कहीं वो बुरा तो नहीं मानी ना। बुरा तो उसे लगा था पर कोई बात नहीं। लिन शेन के आते ही वो लड़की उससे कहने जाती है कि कल वो उसके असिस्टेंट बनने वाली है, ऑफिस से कहा गया है। उसके जाने के बाद लिन शेन कहता है वो दोनों कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए। वो लड़की तो अब शाओ बेई की हर चीज़ को अपना बनाने लगी थी। उसने यान लू के साथ भी दोस्ती बना ली थी। कॉलेज में भी उसके दोस्तों के साथ वो जाके बात करती थी। वहाँ लिन शेन को भी बहुत अजीब लग रहा था। शाओ बेई को कॉपी करने वाली बात उसने भी नोटिस किया था। अगले दिन उस लड़की को एहसास दिलाने के लिए लिन शेन गिरगिट वाला टॉपिक समझाने लगता है और सच में उसे इरिटेशन भी होने लगती है। क्लास के बाद वो शाओ बेई से बात करना चाहती है। बाद में वो रो रो के शाओ बेई से कहती है अगर उसे उसकी हरकत से इतना ही प्रॉब्लम थी तो वो उसे बता सकती थी। लिन शेन से उसने क्यों कंप्लेन किया। शाओ बेई कहती है उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तब वो कहती है उसे वो बहुत पसंद करती है। कॉलेज में सभी उससे बात करते थे पर उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसीलिए उसने सोचा अगर वो उसकी तरह अट्रैक्टिव दिखने लगेगी तो शायद सभी उसके साथ बात करेंगे। शाओ बेई उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी।
थोड़ी देर बाद शाओबेई को केले का फ़ोन आता है। किसी ने उसके झगड़ा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दी थी। इसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कौन हो सकता है। तब से लेके शाओबेई को गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे। वो जवाब देने के लिए तैयार हो रही थी। ऐसे में दरवाजे की घंटी बजती है पर बाहर कोई नहीं होता। जब वो नीचे देखती है तब उसे एक पार्सल दिखने को मिलती है। उसके अंदर उसका एक फ़ोटो था जिसकी हालत ऐसी हो रखी थी। फ़ोटो के पीछे एक ब्लेड भी था। वो बहुत डर जाती है। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है तो वो इस बार तैयार होके जाने लगती है। पर थैंक गॉड लिनशेन आया था। वो उसे ये सब दिखाती है। लिनशेन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रात को यही रह जाना चाहता है। रात में लिनशेन शाओबेई की फ़ोटो देख के मुस्कुराने लगता है। तभी शाओबेई उसे देखने आने लगती है। लिनशेन सोने की एक्टिंग करने लगता है। शाओबेई उसे सोते हुए समझ के कहती है, देखो तो ज़रा इसे, कितनी फिक्र करता है मेरी। फिर उसके नाक पे उंगलियों से छूती है। फिर जब वो जाने लगती है तब लिनशेन उसे गुड नाइट कहता है। शाओबेई तब शर्म से मरी जा रही थी और लिनशेन हंसने लगता है। अगले दिन ऑफिस में सभी शाओबेई के लिए परेशान होने लगते हैं। लिनशेन शाओनिंग से कहता है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाओबेई आज ओवर टाइम करने वाली थी पर अचानक से लाइट चली जाती है। लिनशेन के अचानक से आने पे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लिनशेन उसे घर छोड़ने जा रहा था पर उतरते वक्त वो शाओबेई को रोकता है और अपने साथ उसके घर ले आता है। जब तक जिसने उस बॉक्स को भेजा था वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो शाओबेई को उसके साथ रहने के लिए कहता है। शाओबेई की ज़रूरत का सारा सामान लिनशेन पहले से ही मंगवा के रखा था। धीरे धीरे कमरा दोनों का हो उठता है। ये बंदी मेंटली इल थी। इसको अब पूरी तरह से शाओबेई बनना था।